कितनी चाहिए? तो 18 वर्ष से 35 वर्ष की महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती हैं। जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है उसके माध्यम से आपकी उम्र तय की जाएगी कि आप कितने वर्ष के हैं। तो 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में यदि आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है हाई स्कूल इंटर है। अधिक शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। देखिए कैसे मेरिट तैयार किया जा रहा है। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 45/10 बराबर 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 59/10 बराबर 5.9 अंक प्राप्त होंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंकों तक गणना की जाएगी। समस्त परीक्षाओं के अंक को जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। इसका जो फीस है वो 0 है, मतलब कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भर। यहाँ पर 2 तरीके से चयन किया जाएगा, एक सीधी भर्ती होगी और एक मेरिट के आधार पर होगा। भर्ती कैसे होगी? अब देखिए नियुक्ति कैसे होगी। प्रचार जैसे कि मान लीजिए आपके गाँव में जो आंगनबाड़ी है, ठीक है, आप अपने गाँव से भर रहे हैं फॉर्म, तो वहाँ की नियुक्ति कैसे की जाएगी? वहाँ की नियुक्ति ऐसे की जाएगी कि सबसे पहले उसका होगा जो गरीबी रेखा से नीचे महिला है और वो विधवा है, तो पहले उसका होगा। मान लीजिए ऐसी कोई महिला नहीं पाई जा रही है जो गरीबी रेखा से नीचे है और वो विधवा हो, तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर क्या किया जाएगा कि उसको देखा जाएगा जो तलाक नुमा हो। जैसे होता है ना कि किसी गांव में भाई महिला है लेकिन तलाक हो चुका है ना, वो अकेली रहती है, तलाक हो गया है, पति साथ में नहीं रहता है, तो फिर उनका ही हो कि विधवा भी नहीं मिली, उस गाँव में विधवा भी नहीं मिली और तलाकशुदा भी नहीं मिली। तो ऐसे स्थिति में क्या हो, गरीब कोई महिला है तो फिर उसका नियुक्ति हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अमीर परिवार की पहले विधवा महिला है तो उसका ही होगा। तलाकशुदा मतलब जिसको, जैसे कि अमीर घर की है, मान लीजिए पक्का उक्का का मकान है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो क्या है कि तलाकशुदा है, वो अकेली रहती है, तलाक हो चुका है, तो फिर उसका ही होगा। विधवा और तलाकशुदा महिलाएं गरीबी रेखा के ऊपर भी नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, उसी ग्राम सभा के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं, मतलब तब फिर उन लोग का नंबर आएगा। यदि वो लोग नहीं मिल रहे हैं तो फिर अमीर घर की अगर महिलाएं हैं तो फिर उनका भी चयन हो सकता है, हो जाएगा। अब भी अगर ऐसा कोई महिला नहीं मिली तो उसी ग्राम सभा में किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा। अब यदि जैसे मान लीजिए विधवा है वो मिल गई है या फिर तलाकशुदा है वो मिल गई हैं उसी गांव में और उन लोग का होना है, तो उन लोग के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले यदि विधवा हैं तो उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। यदि तलाकशुदा है महिला, माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। आय प्रमाण पत्र तो लगेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए? आय प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर वाला होना चाहिए, जैसे कि CSC जनसेवा केंद्र, सहज जनसेवा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र जहां से बनता है वहां से आप इसको बनवा सकते हैं। 6 महीना पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए, ठीक है। आय, जात, निवास ये तीनों लगेगा और निवास जात जो है ये भी डिजिटल हस्ताक्षर वाला ही मान्य होगा, जो कि कहीं भी जहां पर सहजन सेवा केंद्र, CSC केंद्र या प्रज्ञा केंद्र, वहां से भी आप इसको बनवा सकते हैं। अब ये जो इसका जो चयन होगा वो चयन कैसे होगा? जैसा कि हमने बताया मेरिट के आधार पर भी भर्ती होगा और सीधी भर्ती भी। और ग्राम पंचायत में जो पहले से कार्यरत हैं ऐसे लोगों का वहां पर चयन किया जाएगा, 50% जाएगी, उसमें भी मेरिट तैयार की जाएगी, उसमें से होगा। और 5 वर्ष तक का उस पर कार्यरत यदि हैं
तो ही मतलब काम कर रहे हैं 5 साल से तो ही उनका नियुक्ति होगा। और इसमें भी पहले जांच किया जाएगा कि 5 साल में क्या उनका कभी कोई शिकायत हुआ है, उनका जो काम है वो कैसा है, क्या वो उपस्थित थे या नहीं थे, कैसा काम कर रहे थे, कैसा काम नहीं कर रहे थे। अगर उन वहाँ पर शिकायत पाया गया या फिर कुछ भी गलत पाया गया तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसको उनको निरस्त कर दिया जाएगा, उनका नहीं। दोस्तों आ गए मोबाइल स्क्रीन पर यूपी आंगनबाड़ी का फॉर्म ऑनलाइन भरकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, गूगल में आपको टाइप कर लेना है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in। चलिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in। इतना टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इस पर आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चलिए इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर देखिए 3 लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना होगा। 3 लाइन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा ऊपर में यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर रजिस्टर का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम और जिला, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कैप्चा को डालिए और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे रजिस्टर बटन पर आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, सक्सेस लिख करके आएगा और ओके बटन का आएगा, उस पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP कोड को आपको यहाँ पर डाल करके, कैप्चा को डाल करके आपको वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए हम यहाँ पर OTP डाल करके, कैप्चा को डाल के और वेरीफाई पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कैप्चा भी डाल लिया है और वेरीफाई बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं। वेरीफाई बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा सक्सेस का आएगा और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने में दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर लॉगिन पेज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चा को डाल करके आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। चलिए मोबाइल नंबर और कैप्चा को डाल करके हम लॉगिन बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चा को डाल करके हमने ओके बटन पर क्लिक कर दिया। वेरीफाई के लिए आपके मोबाइल पर OTP भेजा गया है, उस OTP कोड को आपको यहाँ पर डालना होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर OTP कोड डाल करके यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। चलिए इतना हम काम कर लेते हैं। वेरीफाई बटन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा, एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब यही मेन फॉर्म है, इसी को आपको भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अपना यहाँ पर ग्रामीण है या शहरी है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत यानी आप अपने गांव का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद न्याय पंचायत का नाम जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी में जो आपका आंगनबाड़ी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आवेदक का नाम यानी आप अपना नाम हिंदी में यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आवेदक का नाम अंग्रेजी में डालना है, पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है और शादी अगर हो गई है तो पति का नाम डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जन्म तिथि यहाँ पर डाल देना है, सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला एक बटन देखने को मिलेगा, अगला वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अगला बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों दूसरा चरण ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपना श्रेणी सेलेक्ट करना है, पिछड़े जात के हैं या ST हैं, SC हैं या सामान्य है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का वर्तमान स्थिति क्या है, यदि विधवा है या तलाकनुमा है, या अगर विधवा नहीं है तलाकनुमा भी नहीं है तो यहाँ पर आपको अन्य सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या डालना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या डालना है। उसके बाद जात का भी प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डालना है, जात प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या डालना है, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या डालना है, आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या भी डालना है। उसके बाद क्या आप BPL श्रेणी में है, यानी आपके पास यदि BPL कार्ड है तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अगला का जो बटन है उस बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आपके सामने तीसरा चरण ओपन हो जाएगा। तीसरा चरण में आपको यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता डालना है, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक और इसके साथ साथ दोस्तों इसका सारा डिटेल डालना है। उसके बाद यहाँ पर उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का फोटो भी आपको यहाँ पर सबको अपलोड करना होगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कि हाई स्कूल का है सर्टिफिकेट, यदि आपका 2 में है, सनद भी है और अंक पत्र है 2 है तो दोनों डालिएगा, अगर एक ही है तो एक ही डालिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सबका फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साइज जो है वो है साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 KB का यहाँ पर साइज दिया गया है, 20 KB का साइज में आपको सब कुछ अपलोड कर देना होगा।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला बटन पर आपको क्लिक कर देना। दोस्तों शैक्षिक योग्यता हमने डाल लिया है, लेकिन सर्वर फेल होने के कारण यहाँ पर कट हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है दोस्तों। अभी इसे सर्वर थोड़ा सा सही चलेगा तो ये हो जाएगा। अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो नहीं चल रहा है दोस्तों। आपको बता दें जैसा कि हमने बताया 5 चरण में इसका कंप्लीट फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसा कि चौथे चरण में शैक्षिक योग्यता है और 5वें चरण में सिर्फ आपको फोटो अपलोड करना है, और उसके बाद घोषणा पत्र 6वें चरण में क्या है कि वहां पर सिर्फ आपको टिक लगा देना होगा। जैसे होता है ना आई एग्री जैसे करते हैं, उस तरह से टिक लगाना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म सक्सेसफुल भरा जाएगा। उसके बाद आपको वहीं पर रिसीविंग मिल जाएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। नया चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।